वेलकम, आप सभी का स्वागत है सृजन कंपटीशन क्लासेज में। और आपके लिए जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की गई थी और आपसे वादा किया गया था एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट में जो है आपको जो है प्रॉपरली आपका रिजल्ट आना है और सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट कराना है। उसके लिए कंटिन्यूअस सीरीज चलेगी और वही जो है उसका दूसरा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ तक देखे थे कि लास्ट क्लास में देखा था किस ग्रह को बौना ग्रह की जो श्रेणी में रखा गया है, तो प्लेटो बताया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं टाइम न गवाते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बता रहा है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया 3D इमेजिंग प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हेलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? हेलोग्राफी कहलाती है। कार्डियोग्राफी आप जानते हैं कि ये कई बार आता है, हृदय जो है से संबंधित अध्ययन कर जो है हृदय धड़कनों के से संबंधित है कार्डियोग्राफी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में कौन सा जो है क्या शामिल होता है, मतलब कौन सा एसिड शामिल होता है? तो ये बताना है हमको कौन सा एसिड शामिल होता है। तो ये जो है हमारा एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पाचन तंत्र में इसे जठर रस भी बोला जाता है, में जो शामिल हुआ रस है उसमें कौन सा एसिड शामिल होता है? ये आपका NaCl मतलब सॉल्ट का जो है सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एटम बम का आविष्कार किया था। स्पेस छूटा है, किस व्यक्ति ने एटम बम का आविष्कार किया था ये हमको जानना है। तो एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिओडेनम एक भाग होता है। आप जानते हैं डिओडेनम जो है, आपको बताते हैं ये आपकी होती है ये इस टाइप से आप देखते हैं कि ये हमारी जो होती है यहाँ पर बड़ी आंत, इस टाइप से बड़ी आंत होती है और यहाँ पर लगी होती है छोटी आंत, और छोटी आंत के यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लगा होता है डिओडेनम, इसी को कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ी आंत का काम है जो पाचन हुआ है, पाचन जो पदार्थ है, पदार्थ में जल का अवशोषण, जो बचा हुआ है वो यहाँ अवशोषण किया जाता है, बाकी सारा अवशोषण करने का काम कौन करती है? छोटी आंत करती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख जो है तत्व क्या है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व हमने जब थ्योरी पढ़ी तो ये पता चला कि सूर्य जो है सन है, जो सन है एक गैसीय क्या है? गैसीय गोला है। तो सूर्य मुख्यतः दो जो है गैसों से बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हीलियम होती है 78% हीलियम होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ध्यान रखिएगा क्या है? हीलियम है सबसे ज्यादा, सॉरी 78 नहीं 71% जो है क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखिएगा। हीलियम हमारी कितनी होती है? इस अदर गैसें होती है 2.5%, अदर गैसें अन्य गैसें क्या होती हैं? 2.5%। तो बची कितनी आपकी 26.5% क्या होती है? ये होती है हीलियम, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा हाइड्रोजन। सामान्यतः एक कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे जो है रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मतलब जो है रक्त कैंसर में किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, टकाई के लिए प्रयोग किया जाता है। टकाई मुख्यतः टांका, टकाई मुख्यतः इसको कहते हैं टांका। टांका क्या है? किसी सोल्डरिंग, किसी दो चीजों, दो धातुओं को जोड़ने, दो धातुओं को जब जोड़ा जाता है और यहाँ पर क्या लगते हैं? टांके लगते हैं, तो जोड़ने का काम जो करता है उन्हीं को टांका कहा जाता है। और वो टांका होते हैं, वो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दो धातुओं का मिश्रण होता है जिनके टांके लगते हैं, वो होता है सीसा और
टिन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, NaOH, ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा है। इससे डिटर्जेंट पाउडर क्या बनता है, जिसे निरमा कहते हैं, निरमा कहा जाता है, डिटर्जेंट पाउडर कहा जाता है, और साबुन बनता है। साबुन कौन सा, इसमें साबुन बनता है, कपड़ा धोने वाला साबुन, ध्यान रखिएगा, कास्टिक सोडा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट द्वारा ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने क्या किया था, कौन सा, थर्मामीटर, कौन सा, इसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। और इसमें भरा क्या होता है, ये पारा धातु भरी होती है। क्या होती है, पारा, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। Hg जिसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा कि जो हमारी कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ पाया जाता है, लेकिन पौधे होते हैं ग्रीन, और ग्रीन होने के लिए क्लोरोफॉर्म या क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है। इसे कहते हैं हरित लवक, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि जो है ये सिर्फ और सिर्फ पादप जो प्लांट होते हैं, प्लांट की कोशिका में पाया जाता है जो है, और अदर कोशिकाओं में जो है, एनिमल्स की कोशिका में नहीं पाया जाता है। एनिमल्स के सेल में ये जो है, इनकी सेलों में पाया जाता है, सेल में, इसकी सेल में क्या होता है, सेल में नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है पौधे के विकास को मापने के लिए, मतलब कितना बढ़ रहा है, कितनी इंक्रीजिंग हो रही है, पौधे के विकास को मापने के लिए एक मेजरमेंट, जिसको कहते हैं, जो उपकरण होता है, मेजरमेंट उपकरण, जिसका नाम है क्रेकोग्राफ, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो क्रेकोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हमारे भारत के जो है वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु, इनके द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है क्रेकोग्राफ का आविष्कार किया गया था। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास जो है क्या होता है, बड़ा होता है? अब बात समझिएगा, जब आवर्त सारणी आपने पढ़ी, आवर्त सारणी में जब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अप टू डाउन होते हैं, तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। मतलब आकार बढ़ता है तो मतलब व्यास बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो व्यास भी इंक्रीज होगा। और जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, मतलब फिर व्यास भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जो है व्यास इंक्रीज होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़े, तो सबसे जो है लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े, तो जो है सबसे लेफ्ट में राइट में जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा आयोडीन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर मूलतः जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एंटोनियो मेओसी ने आविष्कार से संबंधित है, टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है, किसका, एंटोनियो मेओसी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रेणी में के परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल धारा क्या होती है, घट जाती है। टोटल धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत तंत्र जो है संबंधित संक्रमण को पैदा करने वाले एक जली जनित, देखो जली जनित मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, जल जनित मतलब जल से
उत्पन्न रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल जनित रोग है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें, ये जल से जनित होता है, मतलब गंदे पानी से जो क्रिएट होता है। तो ध्यान रखिएगा, जल जनित रोग है, तो यही हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, किसके काटने से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनीमिया में फेफड़े, बहुत अंग प्रभावित पूछता है तो फेफड़े प्रभावित होंगे। यहां पर संपूर्ण शरीर और तंत्र जो है प्रभावित होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार जो है कई एग्जाम से पूछा गया है कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे स्पेसिफिक में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? सबसे तेज ध्वनि तरंगे किसमें चलती है? ठोसों में भी है, तो यह हो जाएगा सही हमारा ऑप्शन। पानी में भी चल सकती है और अवायु में भी चल सकती है। तो ये खाली स्थान लिखा, खाली स्थान का मतलब ऑप्शन कभी कभी पेपर में निर्वात दे रखा होता है, कभी कभी खाली स्थान दे रखा होता है, मतलब ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कभी किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकती, मतलब वायु उनके लिए माध्यम होता है। वायु उनके लिए माध्यम होता है। खाली स्पेस है मतलब निर्वात है, जहां पर वायु नहीं है वहां पर जैसे ध्वनि जो है नहीं चल सकती है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? हमने आपको आवर्त सारणी की बात की अभी थोड़ी देर पहले, उसके आकार बढ़ने की बात की, व्यास की बात की, तो परमाणु क्रमांक पूछा है, 3 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है? तो पहला होता है हाइड्रोजन, 1 परमाणु क्रमांक, फिर होता है हीलियम 2 परमाणु, लिथियम 3 परमाणु क्रमांक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन लिथियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम में आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा लड़का, एक लड़का और क्या, ध्यान रखिएगा, एक लड़का हो जाएगा और एक कुत्ता हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण फिर स्पेस छुटा है कारण से किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण करने के पीछे राज क्या है, मतलब क्या जो है खत्म करना चाहते हैं? तो जीवाणुओं को खत्म करने के किया जाता है। तो आंसर होगा दूध में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने के लिए हम दूध का क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? पिछले क्लास में जब स्टैटिक जीके भी कराया था तब भी ये क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया था कि जो है ये CFC, जिसको कहते हैं CFC, फुल फॉर्म है कार्बन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपको इतना सरल सिंपल सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये सवाल जो है बच्चे भी लगा लेंगे। तो कौन सा? स्ट्रॉबेरी फल है, अंगूर फल है, नाशपाती फल है, टमाटर फल नहीं है, इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक क्या होता है? मतलब पानी फ्रीज कब होता है, पानी कब जमता है? हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, ये बताना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है? जमता। पिछले क्लास में हमने फ़ारेनहाइट में बात की थी, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर जमता है और जबकि सेल्सियस में 0 डिग्री पर जमता है। यही इसका हिमांक है, यही इसका जो है क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कीट भक्षी पौधे उगते हैं जहां पर किसकी कमी होती है? ये क्या है भैया? ये क्या है? ये है नाइट्रोजन। तो जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां कीट भक्षी पौधे होते हैं, तो कीड़ों से जो है, कीड़ों को खाने का कारण, कीड़ों को अपने जो पत्तियों या फूलों में दबाने का कारण ही जो है उनको क्या होता है? नाइट्रोजन उनसे प्राप्त करना। और ऐसी जगह उगते हैं जहां नाइट्रोजन होती नहीं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस हमेशा हमें जब सेल पढ़ाई गई तो हमेशा बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विआद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विआद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, दवा का पितामह किसे कहते हैं? तो दवा का पितामह कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। मतलब है भैया फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। इसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। तो तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ मेडिसिन मतलब दवाओं का जनक है, किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और हमारा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले वाले प्रीवियस ईयर में तीनों हमारे पूछे गए हैं, तो आप सेट उठाकर देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऊर्ध्वपातन की क्रिया में होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ऊर्ध्वपातन की क्रिया है ठोस का सीधे काहे में बदल जाना, ठोस का सीधे काहे में बदल जाना, गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड का जो है ऊर्ध्वपातन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा अवृत्त जीवियों के जो बीजी जो है के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। तो आप जानते हैं हमेशा जो है पौधों में प्रजनन, ठीक है, 90% पौधों में जहां अवृत्त बीजियां जो पौधे होते हैं तो उनमें जो है क्या होता है? हमेशा उसमें फूल में होता है। फूल में आपने सुना होगा पुंकेसर की बात करते हैं, अंडाशय की बात करते हैं, इसमें जो है ओवम की बात करते हैं, ये सारे फूल में ही पाए जाते हैं। परागकण की बात करते हैं, ये सारे फूल में ही पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अल्ट्रासोनिक वेव जो है कि आवृत्ति होती है किससे अधिक? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो कहते हैं कि जो है अगर कोई अम्ल है और जल में डाल दिया गया तो क्या होता है? वो पतला हो जाता है। पतले का मतलब है आंसर आ जाएगा तनुकरण किया जा रहा है, उसका पतला किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी हमारा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन के लिए प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन के लिए प्रोत्साहित करता है साइटोकाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है पादपों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी होती है? तो कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? जेलीफिश आप देखते हैं कि आप जो है नदियों में भी पाई जा सकती है, स्टार फिश भी नदियों में पाई जा सकती है, सिल्वर फिश भी नदियों में पाई जाती है, लेकिन जो है सिर्फ और डॉग फिश ही जो है सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाई जाती है। तो ये बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हमने आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया है, या जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का ही काम कर सकते हैं, उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है क्या है? निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा संरक्षण का पूरा नियम है, ऊर्जा को यहाँ छोड़ रखा है इन्होंने, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा?
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संवेदी संरक्षण का पूरा लॉ लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता किससे मापते हैं भैया? किसी चीज की आर्द्रता, नमी किससे मापते हैं? तो है क्या है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात हमें। टेम्परेचर किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाली कुल बल क्या है, कितना हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये सवाल आया है। कहते हैं कि क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहते हैं कि दो समान जो है क्या है, बॉल है, ठीक है। दो समान पिंड है, क्या करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है, और समान फोर्स लगाते हैं तो इनके फोर्स क्या होते हैं, ना ये हटेंगे अपनी जगह से, ना ये हटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कुल जो है फोर्स हो जाता है, वो फोर्स हो जाता है जीरो के बराबर। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखा जाता है? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसको तेल में रखा जाता है? पोटेशियम को तेल में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? पोटेशियम को तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब एटीपी में जो लिखा जाता है वो होता कितना है? तो वो होता है 1। समुद्र तल पर क्या होता है? 1 होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO Na2SO4 होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सोडियम फास्फेट का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें कि एक उभयलिंग पौधा होता है। एक उभयलिंग पौधा क्या होता है? तो सरसों एक क्या है, इसमें से उभयलिंग पौधा है। कैसे हम मानते हैं इसे उभयलिंग पौधा? क्योंकि ये जो है क्या होता है, इसमें जो है पंक्तियों में बीज जहां पर होते हैं या पंक्तियों में फल आते हैं, फल के अंदर जो है कहते हैं कि लेयर में जो है, जहां पर लंबा फल हो उसके लेयर में जो है जहां पर फल देखने को मिले वो पौधा होता है उभयलिंग पौधा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक उभयलिंग पौधा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हमारा सरसों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क का वेट, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 5वें आवर्ती में अति धात्विक तत्व कौन सा है? अब कहते हैं 5वें आवर्ती, यहां पर लिखा है आवर्त, एक्चुअल में क्या है? आवर्त है। तो 5वें आवर्त में जो है पूछा गया है कि अति धात्विक होता है, सबसे ज्यादा धात्विक कौन सा होता है? धात्विक गुण सबसे ज्यादा धातु के गुण किसमें होता है? तो वो हो जाएगा हमारा रुबेडियम। क्या हो जाएगा? रुबेडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आवर्त सारणी में देखो 5वां ग्रुप आपको दिखाते हैं, 5वां आवर्त दिखाते हैं। तो 5वां आवर्त कौन सा है? ये फर्स्ट आवर्त है। ये कौन सा है? फर्स्ट आवर्त है। ये सेकंड आवर्त है। ये थर्ड आवर्त है। ये फोर्थ है। ये सिक्स्थ है। ये कौन सा है? फिफ्थ है। और ये सिक्स्थ है। और ये सेवंथ है। तो हमें 5वें आवर्त में पूछा गया है। तो रुबेडियम ही क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? धात्विक गुण है। तो कहते हैं कि जब जो है ये पड़ता है तो राइट और ये पड़ता है लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? जो धात्विक गुण जो होता है वो घटता है, कहाँ? लेफ्ट से राइट जाने पर। ध्यान रखिएगा, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? रुबेडियम में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारा CO के आणविक द्रव्यमान कितना है? तो CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। देखो, अच्छा, ज्यादातर आणविक
C मतलब कार्बन है, O मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, तो ऑक्सीजन का हमारा हो जाएगा कितना 8 होता है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसका दोनों गुना करेंगे 8 दूनी 16 और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 28। तो यही हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग क्या होता है, ये 12 पॉइंट को समथिंग होता है या 16 पॉइंट को समथिंग होता है, लेकिन हम समथिंग को नहीं पूरा पूरा मतलब ले लेते हैं, समथिंग वाला पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। इस प्रकार लगभग हमारा 28 आता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान, इसे कहते हैं एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं एक्चुअल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ब्रायोफाइट जो है पौधे, ये ब्रायोफाइट पौधे हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। ये सब पादप जो है काहे में, जल में पाए जाते हैं। काहे में पाए जाते हैं, जल में ही सारे पौधे पाए जाते हैं, ज्यादातर समुद्री जो है पादप हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, राइजाइंट जो है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, राइजाइंट कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम होता है। तो सबसे नरम खनिज होता है टॉल्क, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉल्क कहते हैं। ये सबसे नरम खनिज है। इसको जो है क्या है, चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला होता है हाइड्रा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो एक लेंस की शक्ति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात हमको ध्यान रखिएगा। लेंस का जो पावर है, आवर्धन क्षमता है, वो बाई फोकस की क्या होती है, वे व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो आज का यही तक रहा हमारा। तो इसके आगे अगले क्लास में, दूसरी क्लास जो है ये समाप्त हो गई, तीसरी क्लास में चालू करेंगे अगला, ठीक है। तो लगे रहिए, थोड़ा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लगे रहिए। CBT 2 में 100% आप जो है बैठेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।